हेलो नमस्कार, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2, जिसमें आपका चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तो चलिए बिना किसी विलंब के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को ऊपर इतना सारा प्यार देने के लिए और एक बेहतर सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि हाँ ये बात है कि आप लोगों ने काफी ज्यादा वीडियो को सपोर्ट दिए है और दे रहे हैं। इसके लिए हमेशा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्लास है हमारे पास। हम लोग टोटल अप्रोक्सीमेटली 40 प्लस के करीब में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहला सवाल है, इसको साफ कर देते हैं, मिटा देते हैं। क्लास देखेंगे, क्लास यस क्लास कर देते हैं। ठीक है, पहला सवाल में आपका कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में संगठनात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, संगठनात्मक शासन व्यवस्था किसमें, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रांस। फ्रांस में क्या संगठनात्मक शासन व्यवस्था है। नंबर 2 में हो रहा है कि निम्नांकित में किसी विशेष राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है। किसको, आंध्र प्रदेश को, जम्मू कश्मीर को। एक मिनट सॉरी, यहाँ पे एक वो कर लीजिएगा, यहाँ पे बिहार था। ठीक है, दोनों में से कहीं पे बिहार कर लीजिएगा। तीसरा में बोल रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र सरकार को कितने सूची में बांटा गया है। मतलब बोल रहा है कि जो एक तो होगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और एक हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बोला इनको कितने सूची में बांटा है, तो इन तीनों को बांटा है 3 सूची में। एक राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार, एक समवर्ती सूची। उसमें बोले कि वेस्ट इंडीज संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी की गई थी 1958 के करीब में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, एक मिनट इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, यहाँ पर 1991 होगा। इसको भी काट कर 1991 कर लीजिएगा। देखिए होता क्या है कि थोड़ा सा टीम जब एक है लड़का, वो बेचारा जब मेहनत करके पीडीएफ बना के भेजता है तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। बताते हुआ क्या था, यूएसएसआर, ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड कब हुआ था 1939 से लेकर 1945। इस समय 2 देश ग्रुप भर के सामने आ रहे हैं। एक आता है यूएसएसआर और दूसरा आता है अमेरिका। अब दोनों में होड़ ये लगा था कि सबसे ताकतवर कौन बनेगा। लेकिन क्या किया जाए कि यूएसएसआर जाकर 1991 में टूट जाता है और अमेरिका एक अपना संगठन बनाता है जिसका नाम दिया जाता है नाटो। और ये हर एक टॉपिक को थोड़ा डेप्थ से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है। तो भारत में लगभग 40% ऐसे लोग हैं जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बोला है कि पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है। अनुच्छेद 243 जो है वो पंचायती राज के बारे में बात करता है। बोला कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में संगठनात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, ये हो जाएगा आपका फ्रांस में। नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश। आप देखिए आराम से बता सकते हैं। ये जो चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ क्या केंद्र शासित प्रदेश है। केरल एक राज्य है, उत्तराखंड एक राज्य, छत्तीसगढ़ एक राज्य है। नंबर 10, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा नगरों के लिए किन स्थानीय संस्थाओं का प्रावधान किया गया है। देखिए 74वें संविधान संशोधन में 2 या 3 चीज बनाया गया। पहला, एक छोटे कस्बे के लिए बनाया गया नगर पंचायत, उनसे बड़े के लिए बनाया गया नगर परिषद, जहाँ जनसंख्या 3 लाख 4 लाख से ज्यादा है वहां के लिए बनाया गया नगर निगम। ये 3 केस होते हैं, इसमें तीनों हो जाएगा, नगर पंचायत भी होगा, नगर परिषद भी होगा, नगर निगम का। मतलब इसमें आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी। नंबर 11 की तरफ आते हैं। नंबर 11 में बढ़े कि भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ये पंचायती राज से। ये याद रखिए, ये जो है ना 73वां संविधान संशोधन एक ऐसा संशोधन होता है जिसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, एक बेहतर विकल्प दिए जाते हैं लोगों को चुनाव के लिए। नंबर 12 में बोल रहा है कि पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है, ग्राम पंचायत का। ठीक है, अब देखिए आपने अगर एक मूवी देखी होगी पंचायत, है थी ना पंचायत, यहाँ पंचायत ही थी, उसमें देखते एक सचिव जी रहते हैं। तो सचिव किसके अंतर्गत होगा आपका, किसके अंदर, ग्राम पंचायत के अंतर्गत वो काम करेगा। बल्कि भारत की भाषा नीति का एक सही लाभ क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए ऊपर करता है। भारत की भाषा नीति का सही लाभ क्या है। अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व नहीं। बी में बोले कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से राष्ट्रीयता की अपेक्षा है। अब मान के चलिए कि देश के अंदर 28 स्टेट और हर स्टेट अगर ये कि हमको अपनी भाषा के आधार पे राष्ट्रीयता चाहिए, हमको एक अलग देश है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नंबर 3 में बोले कि अपनी अपनी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की और नहीं। आपका आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। मतलब आपका जो नेशनलिटी है ना उसको मजबूत करना था कि देश में सब एक भावनात्मक रहे। 14 में बोला है कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार
कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया गया है? देखिए, नगर परिषद का गठन कहाँ का? वैसे जनसंख्या जहाँ पे 40,000 से ज्यादा आबादी हो, ठीक है, वहां पे किसके गठन की जाएगी? नगर परिषद के। उसके बाद बोले कि बिहार में पंचायती राज संस्था है, तीन स्तरीय। बिहार में पंचायती राज संस्था कितने? तीन, एक, दो, तीन। और समोसा नहीं बना, हम आपको समझा रहे तीन स्तरीय कैसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया ग्राम पंचायत, ठीक, यहाँ से आपके ब्लॉक अधिकारी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका जिला सचिव या जिला पंचायत। उसके बाद बोले कि निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन सी थी? जिला परिषद जो होती है वो किसी भी नगर पंचायत के स्थानीय स्वशासन होते हैं, मतलब उससे बड़ा ग्राम पंचायत में कोई चीज नहीं होता है। नंबर 17 में बोला कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होगा? तो प्रमुख, ठीक है, प्रमुख अलग होता है, मुखिया अलग होता है। तो जो पंचायत जो समिति होगा, तो पंचायत समिति का हेड कौन होगा? तो प्रमुख होगा, वो उसका हेड होगा। तो 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी के साथ कितनी रखें, मतलब बोला गया कि कितनी आबादी पे हम एक ग्राम पंचायत बना सकते हैं। तो ये कहा गया कि आपके पास कम से कम 10,000 लोग होने चाहिए। अब मान लीजिए कि हम दो ले लेते हैं, ए और एक बी, ठीक है। ए में आबादी मेरे पास 8,000, अब बी में आबादी मेरे पास 2,000। तो इन दोनों गांवों को मिला के एक पंचायत बनाया जाएगा। मतलब पंचायत बनाने के लिए कम से कम आपके पास आबादी कितनी होनी चाहिए? 10,000 या 10,000 से अधिक, कम नहीं। नंबर 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है? पंचायत सेवक नहीं, पंचायत सभा नहीं, नगर परिषद नहीं, ये जो प्रमुख है ना, ये पंचायत समिति का अंग होगा। अब एकदम सबसे आसान क्वेश्चन, भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? अभी देखिए, ये सुधार लीजिएगा, अभी हो गया आपका टोटल 28। देखिए, पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? तो 75, क्योंकि पटना एक महानगर के अंदर शामिल होता है। और उससे भी ज्यादा बात है कि पटना का ये जो है वो आपके बिहार की क्या है? राजधानी। बड़े कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है प्रधान। अब नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाएगा? महापौर। नंबर 23 में बड़ा कि न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? ग्राम कचहरी का। देखिए, जो ग्राम कचहरी का जो संस्था होता है ना, संस्था का जो सेवक तो उसको न्याय मित्र कहा जाता है, ठीक, मतलब न्याय करने वाले, कहने के लिए बड़ होती है, कागजी काम होते हैं सब। नंबर 24, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित कौन सूची है? देखिए, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हमको बताते हैं, संघ मतलब हो गया था यहाँ पे आपका केंद्र से, राज्य मतलब राज्य था, जैसे था वो वैसे रह जाएगा, और समवर्ती मतलब एक ऐसा कानून है, एक ऐसी सूची जो दोनों पे लागू किए जाएंगे। 25 में बढ़ेगा कि भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? देखिए, जब देश आजाद होता था तकरीबन 565 देशी रियासत थे भारत के अंदर, जिसको शामिल करना बड़ा ही ज्यादा मुश्किल था। बड़े राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है। झारखंड राज्य का गठन कब होता है? 15 नवंबर 2000 को। तो इससे जुड़े कुछ और एक रीजन समझ लीजिए। सबसे पहले रीजन समझिए, 1912 बंगाल विभाजन, 1936 उड़ीसा विभाजन, और ये 15 नवंबर 2000 को झारखंड विभाजन। तब जाके आपका बिहार जो है वो 15 नवंबर 2012 से आप जो नक्शा देखते हो उस रूप में आपको दिखाई देता है। चलिए, कोई बात नहीं। उसके बाद बोले कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? सबसे आसान चीज आप अपने आसपास में देखते होंगे, ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत कोई भी होगा, ये सिंपल सी बात, आपको समझ दिया जाएगा। 5 साल के लिए आप सोच के देखिए कि अगर ऐसा मान लें कि एक जो मुखिया होता है, ठीक है, एक मुखिया का वेतन हार्डे मान के लिए 6,000 रुपये होता है सरकारी कानून के हिसाब से। अगर वो एक महीना मान चले 1 साल कमाता है तो कमाया मान चले बस 72,000 रुपये। अब वो 12 मतलब 1 साल में उसने कमाया 72,000। तो अगर हम 72 में 5 से गुना करें तो 15 रुपए तक मान चलिए 3.5 लाख रुपया, 3 10 5 लाख रुपये उसकी कमाई है। अब सोच के देखिए, ऐसा सेवा क्षेत्र जहां पे 5 साल चुनाव लड़ेगा, देखिए हर कोई फर्क होता है, जैसे ही हटेगा करोड़पति हो जाएगा। आज का सबसे बेहतर धंधा, देश डूबने का सबसे बड़ा रीजन यही है। आज के चुनाव समाज के लिए नहीं, अपने पॉकेट के लिए होता है, और ये बात क्लियर सी है, कोई भी नेता हो। देखिए, ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल। बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? बिहार में टोटल 10 नगर निगम है। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूची कितनी दी गई है? तो 3। निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? ठीक है, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत होगा आपका, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये जो राज्य परिषद होगा ना, ये नहीं होगा, ये राज्य परिषद ग्राम पंचायत में शामिल नहीं होगा। संगठनात्मक शासन व्यवस्था में क्या होगा? ऑप्शन ए, समस्त शक्ति संघ में केंद्रित रहते नहीं, ये बढ़ती है, संघ में
केंद्र में और समवर्ती में। समस्त शक्ति संघ की इकाइयों में नहीं, हमने पढ़ा ये तीन में बटेगी, किसमें किसमें बटेगी, पहले तो संघ में बटेगा, उसके बाद बटेगा राज्य में, और उसके बाद बटेगा समवर्ती में, जो दोनों के ऊपर बराबर बराबर अधिकार इनको दिए जाएंगे। देखिए इसमें क्या होगा, कुछ शक्ति संघ में अथवा अधिक शक्ति संघ की इकाइयों के पास रहती, ये भी नहीं, ये होगा आपका, सॉरी तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये होगा कि समस्त जो शक्ति है संघ अथवा उनकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित रहती है। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं, तो कहां गया, देखिए बोले कि भारतीय शासन प्रणाली कैसी है, तो भारतीय शासन प्रणाली संगठनात्मक शासन प्रणाली है। अगर आपने देखा होगा भारत का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद एक भारत का भाग एक, चलिए ऐसा लिख देते हैं, भाग एक अनुच्छेद क्या कहते हैं, भारत राज्यों का संघ है। मतलब कोई भी स्थिति में भारत का कोई भी स्टेट भारत से टूटकर बाहर नहीं जा सकता, इसलिए भारत में क्या संगठनात्मक शासन प्रणाली। बड़े 1993 में बेलियम के संविधान में कुछ बदलाव किए गए, इन बदलाव का मुख्य उद्देश्य क्या था, देखिए संशोधन मतलब होता है कि संविधान में किसी तरह का कोई बदलाव किया गया, वो कहलाएगा आपका संशोधन। इसमें ए में बढ़ेगी प्रांतीय सरकार के अधिकारों में कमी की गई, नहीं ये नहीं था। प्रांत सरकारों के अधिकार में वृद्धि करना, ये भी नहीं था। प्रांतीय सरकार के अधिकार में समर्थन नहीं, ये जो ना संघीय शासन प्रणाली अपनाना, इसलिए वहां पे संविधान में संशोधन किया गया था। 36 नंबर बोर्ड है कि वर्तमान समय में विश्व के कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली है, तो तकरीबन 25 ऐसे देश है जहाँ पे संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। मेहनत तो बहुत है गुरु, बस आपका काम है थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट यार आप लोग बहुत कम करते हैं, कमेंट क्या कीजिए। नंबर 33, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, जम्मू कश्मीर, ये हमने ऊपर भी किया था। ठीक है, संघ का उदाहरण कौन है, अमेरिका। देखिए अमेरिका क्योंकि देखिए चीन नहीं है, ब्रिटेन नहीं, इसमें अगर भारत होता तो भारत आपका हो जाता। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, लिखित संविधान, सत्यों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था या सर्वोच्च न्यायालय। क्योंकि इकहरी जो शासन व्यवस्था है, मतलब यहाँ पे किसी एक व्यक्ति या किसी एक सत्ता के हाथ में, तो मान चलिए कि किसी एक पार्टी के हाथ में इतनी पावर नहीं दे दी जाएगी कि वो अकेले पूरे देश को चला सके। उसके बाद बोले कि बिहार या भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण चाहिए, तो 50% सीट, मतलब 50% सीट महिला के लिए पहले से आरक्षित किए जा चुके हैं, बाकी 50% सीट पुरुषों के लिए है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति ही उनकी नियुक्ति करते हैं। 43 नंबर है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, पहला, प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने भारत की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान की, गलत चीज है, पहला गलत है। दूसरा, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से राष्ट्रीय एकता, नहीं, ये भी गलत है आपका। ये जो है ना भारत की भाषा नीति मात्र अंग्रेजी के प्रभुत्व को बढ़ाने में सहायक है, ये सही आंसर है। क्योंकि अधिकांश हम देखिए दिखाने में किसको लगे, हम जितना इंग्लिश अच्छा बोलते हैं हम उतना ही ज्यादा लोग क्या समझते हैं जेंटलमैन, मतलब पढ़ा लिखा सब आदमी, ऐसा नहीं होता। आपकी अपनी ही भाषा हिंदी, आप उसको बोलने में कतराते हैं। उसको निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ए, भारत में संघीय प्रणाली की स्थापना की गई, अतः केंद्र एवं उसकी विभिन्न इकाइयों के मध्य सत्ता का स्पष्ट बंटवारा कर दिया गया था, ये गलत है। देखिए इसका आंसर पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको सीधे सीधे ऑप्शन डी। थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, बड़े यह संघीय सरकार की एक अनोखी विशेषता है कि ए, निर्वाचित पदाधिकारी हैं, सत्ता की सीट पर होगा। हाँ, आप जिसको चुनेंगे वही सत्ता की सीट पर बैठेगा, अपने मन से आप नहीं बैठ सकते हैं। बाकी जब हमको पहले में आंसर मिले तो हमको इतना क्या जरूरत नहीं है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक क्लास में वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और आपको वीडियो में और आगे का किस चीज का क्लास चाहिए मुझे एक बार जरूर अपडेट कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मिलते चले एक नए सेशन के साथ, तब तक जय हिंद।